नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। सामान्य विज्ञान की आज की क्लास में हम धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक को समझने के लिए हम जो व्हाइट बोर्ड है उसको दो भागों में डिवाइड करें ताकि इसमें जो मूल डिफरेंस है उसको समझ सके। चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ धातु, मेटल, और यहां पे लिख रहे हैं अधातु, नॉन मेटल। धातु और अधातु में जो अंतर है उसका अध्ययन हम कुछ गुणों के आधार पर करेंगे। तो पहला गुण ले रहे हैं भौतिक अवस्था। यदि हम धातुओं की भौतिक अवस्था के बारे में बात करते हैं, सभी धातुएं सामान्यतः ठोस होती है। जितनी भी धातुएं वो क्या भाई, ठोस है। सभी धातुएं क्या होती है भाई, ठोस होती है। लेकिन एक अपवाद है और वो अपवाद प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अपवाद कौन है? पारा, जिसे हम मरकरी भी कहते हैं। पारा, मरकरी धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। हमारा उत्तर होगा पारा, मरकरी। और पारे और मरकरी को Hg से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो प्रतीक है वो क्या है? Hg, जो इसके लैटिन नाम हाइड्रेजियम से आया है। और इसका अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें, 80 नंबर पे आता है। परमाणु भार कितना है? 200। ये बात समझ में आ गई। चलिए, और ये अपवाद आपको याद रखना है, अपवाद से प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बन सकता है। तो जितनी भी धातुएं है वो सभी ठोस अवस्था में पाई जाती है, परंतु पारा और मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती है और ये एक पाई जाती है। इस कारण यूनिक है, इस कारण ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, अगर हम अधातुओं की बात करते हैं तो अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाई जाती है। परंतु ध्रुव अवस्था की बात करते तो एकमात्र ऐसी अधातु है, नॉन मेटल है, जो ध्रुव अवस्था में पाई जाती है, वो है ब्रोमीन। और ब्रोमीन को हम Br से लिखते हैं। इसका जो प्रतीक क्या है? Br। ये ब्रोमीन 35 नंबर पे आता है। इसका परमाणु क्रमांक 35 और परमाणु भार 80। तो ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो आपके ध्रुव अवस्था में पाई जाती है। इस कारण ये भी एकमात्र, इस कारण यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो ये जो दो क्वेश्चन है सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है। यदि वो द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु की बात करता है तो हमारा उत्तर होगा पारा। यदि वो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु की बात करता है, हमारा उत्तर आएगा ब्रोमीन। यहां तो बात समझ आ गई। चलिए, अगला हम गुण ले रहे हैं कठोरता। कठोरता के आधार पर धातुओं और अधातुओं में क्या अंतर को समझेंगे। तो अभी हमने पढ़ा सभी धातुएं ठोस होती हैं और जो चीजें ठोस होती है वो क्या होती है? कठोर। तो सभी धातुएं क्या होगी आपके? कठोर होगी, कठोर होगी। लेकिन इसमें भी अपवाद है और अपवाद आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 ऐसी धातुएं हैं जो आपके मुलायम होती हैं। कौन कौन सी? लिथियम, Na सोडियम और K पोटेशियम। यहां तो बात समझ में आ रही है क्या? ये 3 ऐसी धातुएं हैं जो आपके मुलायम होती है, जिनको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। जितनी भी धातुएं हैं वो कठोर होती है, लेकिन अपवाद कौन है? 3 है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। मुलायम होती है और इन्हें चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। अब थोड़ा देखना, कठोरता को हम अधातुओं के बारे में डिस्कस करते हैं। जो धातु होगा उसका उल्टा गुण कौन रखता है? अधातु। हमेशा ध्यान रखना, इसमें अगर आपके कठोरता के आधार पर धातुएं कठोर होती है तो अधातुएं क्या होगी? मुलायम। तो अधातुएं क्या होती है? मुलायम होती है, नरम होती है। फिर इसमें भी अपवाद है, कौन? हीरा। हीरा आपके कार्बन का प्रूफ है और कार्बन क्या है? अधातु है।
और अधात्विक क्या होती है? कठोर, लेकिन सॉरी मुलायम या नरम होती है, लेकिन हीरा क्या है? कठोर है। तो अब आपके प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आ गया कि ऐसी कौन सी अधातु है जो कठोर होती है? आपका उत्तर होगा हीरा। और हीरा क्या है? कार्बन का अपरूप है और प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। देखो, कठोर पदार्थ के रूप में प्रतियोगी परीक्षा में 2 क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपको ऐसा पूछे प्राकृतिक रूप से कठोर पदार्थ, हमारा उत्तर होगा हीरा। और यदि ऐसे पूछे कि कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? उत्तर होगा ग्रेफीन। तो जैसा वो क्वेश्चन बनता है उस हिसाब से हमें अपने विकल्प का चयन करना है। चलिए, यहाँ तो बात समझ में आ गई क्या? हमने 2 गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में डिफरेंस को समझा। एक बार इसको नोट कीजिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहां पर हमने अपवाद की बात की उसको विशेष तौर से पढ़ना है, उन स्थितियों का विशेष तौर से हमें ध्यान रखना है। चलिए, इसको फटाफट नोट कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। अगला गुण ले रहे हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। मैं इसको रब कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। तीसरा गुण ले रहे हैं चमक। तीसरा गुण ले रहे हैं चमक। तो सभी धातुएं चमकीली होती है, जैसे सोना, चांदी या कॉपर, जस्ता, ये सभी धातुएं क्या होती है? चमकीली होती है। इस कारण धातुओं का उपयोग हम आभूषण बनाने में करते हैं। बात समझ आ गई क्या? सभी धातुएं क्या होती है? चमकीली होती है। सभी धातुएं क्या होती है? चमकीली। इस कारण इनका उपयोग, जैसे आप चांदी है या सोना है, सभी धातुएं क्या होती है? चमकीली। इस कारण इसका उपयोग हम आभूषण बनाने में करते हैं। इसके अगर हम उल्टा चले, हमने पढ़ा कि अधातुएं हैं वो धातुओं के विपरीत गुण रखती हैं। धातुएं आपके चमकीली हैं तो अधातुएं चमकहीन होगी, चमक रहित, चमक रहित या चमकहीन। अर्थात हम कह सकते हैं अधातुओं की कोई विशेष चमक नहीं होती है, फिर भी अपवाद है। कौन कौन से? एक तो आयोडीन। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। एक आपके श्वेत फॉस्फोरस, श्वेत फॉस्फोरस। और तीसरा हीरा। हीरा भी चमकता है, आयोडीन भी चमकीली अधातु है और श्वेत फॉस्फोरस भी चमकीला है। जितनी भी अधातु वो चमकहीन है, उनकी कोई विशेष चमक नहीं होती है, फिर भी ये 3 अपवाद है, आयोडीन, श्वेत फॉस्फोरस और हीरा, ये क्या है? चमकीले हैं। और इस श्वेत फॉस्फोरस को शमशान की आग भी कहते हैं, शमशान की आग। तो प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है कि शमशान की आग किसे कहा जाता है? फायर ऑफ ग्रेवयार्ड। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? फायर ऑफ ग्रेवयार्ड। फायर ऑफ ग्रेवयार्ड इसको बोलते हैं। बात समझ आ गई? अब देखते हैं, कारण जानने का प्रयास करते हैं कि इसे शमशान की आग क्यों बोला जाता है। जो श्वेत फॉस्फोरस होता है वो मनुष्य की हड्डियों में पाया जाता है। श्वेत फॉस्फोरस कहाँ पे पाया जाता है भाई? मनुष्य की हड्डियों में पाया जाता है। और जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति को जलाया जाता है, जिससे जो राख उत्पन्न होती है शमशान घाट में, उस शमशान घाट में क्या होता है? श्वेत फॉस्फोरस होता है, क्योंकि हड्डियों के साथ है तो हड्डियां जली, तो हड्डियों के अंदर क्या रहा? श्वेत फॉस्फोरस। तो उस राख में भी क्या होगा? श्वेत फॉस्फोरस होगा। और ये जो श्वेत फॉस्फोरस है ये क्या है? आपके प्रकाश का अच्छा उत्सर्जक है और अच्छा अवशोषक है। पहले तो ये प्रकाश को क्या करता है? अच्छी तरह ग्रहण करता है। ये प्रकाश का क्या है? अच्छा अवशोषक है। और जो प्रकाश के अच्छे अवशोषक होते हैं वो क्या होते हैं? प्रकाश के अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। तो जब पूर्णिमा की रात होती है, पूर्णिमा की रात होती है तो पूरा प्रकाश क्या होता है? पहले श्वेत फॉस्फोरस उसको क्या करेगा? श्वेत फॉस्फोरस उस प्रकाश को पहले अवशोषित करेगा और फिर उसका क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। इसका मतलब हमें ऐसा लगता है कि वहां पर जो राख है वो राख चमक रही है, जिसे हम बोलते हैं शमशान की आग।
वास्तव में वहां पे राख नहीं चमकती है, वहां पे क्या होता है, जो हड्डियों के अंदर जो श्वेत फास्फोरस है वो प्रकाश को पहले अवशोषित करता है, फिर पुनः प्रकाश का क्या करता है, उत्सर्जक करता है। इस कारण हमें ऐसा लग रहा है कि वहां पर चमक उत्पन्न हो रही है। इस कारण श्वेत फास्फोरस को क्या बोला गया भाई, शमशान की आग कहा गया है। तो आपके रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि किसे शमशान की आग कहा गया है, फायर ऑफ ग्रेवयार्ड। तो हमारा उत्तर होगा श्वेत फास्फोरस। और श्वेत फास्फोरस क्या होता है भाई, चमकीला होता है, अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ तो बात समझ में आ गई क्या। प्रतियोगी परीक्षा में एक और क्वेश्चन बना कि निम्न में से कौन सी अधातु चमकीली होती है, उत्तर आएगा आयोडीन, क्योंकि आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली अपवाद है। और अपवाद कौन है, श्वेत फास्फोरस, और कौन है, हीरा। इन बातों का ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं, अगला गुण हम लेते हैं। अगला गुण ले रहे हैं रंग, कलर। अगर धातुओं के रंग की बात करते हैं तो सभी धातुएं क्या होती है भाई, धूसर, ग्रे और रूपहल्ली रंग की होती है। जितनी भी धातुएं होती है वो धूसर, ग्रे और रूपहल्ली रंग की होती है। परंतु अधातुएं अलग अलग रंग की हो सकती हैं। अधातुएं अलग अलग रंग की हो सकती है। जैसे कार्बन होता है वो काला होता है। अगर हम क्लोरीन गैस की बात करें तो वो हल्की पीली गैस है, हल्की पीली गैस। सल्फर की बात करते हैं, सल्फर नीला होता है। तो हमें यह पता चल गया कि जो धातुएं हैं उनका एक विशेष रंग होता है धूसर, ग्रे, रूपहल्ली रंग की। लेकिन अधातुएं भिन्न भिन्न रंग की हो सकती है। जैसे कार्बन काला होता है, क्लोरीन गैस है वो हल्की पीली गैस है, और सल्फर कैसा होता है, नीला होता है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या, यहां तक नोट कीजिए। और विशेष तौर से दो क्वेश्चन, एक तो आयोडीन वाला और एक श्वेत फास्फोरस वाला। शमशान की आग किसे कहेंगे भाई, श्वेत फास्फोरस को कहेंगे। इसका कारण मैंने आपको बता दिया है। चलिए यहां तक नोट कर लिया, फटाफट इसको नोट कर लो, एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 4 गुण हमने पढ़ लिए, भौतिक अवस्था, कठोरता, चमक और रंग। इन चारों के आधार पर हमने धातु और अधातुओं में डिफरेंस समझा। और जो अपवाद है उन अपवादों को विशेष तौर से याद रखना है, वहीं से प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। अगला गुण ले रहे हैं घनत्व। घनत्व डेंसिटी। तो देखो प्रारंभ में हमने पढ़ा सभी धातुएं क्या होती है, ठोस, और ठोस होगी तो क्या होगी, कठोर, और कठोर होगी तो उनका घनत्व क्या होगा, उच्च। तो सभी धातुओं का घनत्व क्या होता है, उच्च। चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़ के पढ़ना है तो चीजें अच्छी याद रहती है। ऐसे याद करना है, सभी धातुएं ठोस होती है, ठोस होगी तो क्या होगी, कठोर होगी, और कठोर होगी तो उनका घनत्व क्या होगा, उच्च। अर्थात सभी धातुएं पानी में डूब जाती हैं, सभी धातुएं पानी में डूब जाती हैं, क्योंकि धातुओं का घनत्व पानी से ज्यादा होता है। फिर भी अपवाद है, अपवाद कौन से, वही जो मुलायम थे। कौन कौन से, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये तीनों क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। तीनों क्या होते हैं भाई, मुलायम होते हैं। ठीक है, इस कारण क्या होगा, ये पानी की सतह पर तैरते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सी धातु है पानी की सतह पर तैरती है। तो 3 ऑप्शन मिल सकते हैं, तीनों में से कोई एक आई तो हमें अपने विकल्प का चयन करना है। लिथियम मिल सकता है, सोडियम मिल सकता है और पोटेशियम मिल सकता है। और ये तीनों ऐसी धातुएं हैं जो मुलायम होती है, जिन्हें चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, क्योंकि इनका घनत्व क्या होता है, निम्न होता है। यहां तो बात समझ में आ गई क्या, कि सभी धातुओं का घनत्व उच्च होता है, परंतु अपवाद कौन है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनका घनत्व निम्न होता है। इस कारण ये पानी की सतह पर तैरती हैं। अगर हम घनत्व को अधातुओं में डिस्कस करें तो मैंने
बोला था अधात्वे धातुओं के विपरीत गुण दर्शाती है। धातुओं का घनत्व उच्च होता है तो अधातुओं का घनत्व क्या होगा, निम्न होगा। क्या होगा भाई, निम्न होगा। फिर इसमें भी अपवाद है। अपवाद कौन है भाई, अपवाद वही जो कठोर है, हीरा। हीरा का घनत्व क्या है, उच्च है। हीरे का घनत्व क्या भाई, उच्च है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला हम देखते हैं, घनत्व हो गया। अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है गलनांक। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो चीजों को प्रारंभ से पढ़ो। सभी धातुएं ठोस, ठोस होगी तो कठोर, कठोर होगी तो उनका घनत्व उच्च है, और घनत्व उच्च होगा तो उनका गलनांक भी क्या होगा, उच्च होगा। भाई जो कठोर चीजें होती है उनको गालने में अधिक ताप की आवश्यकता होती है। तो सभी धातुएं क्या होती है, कठोर होती है, ठोस होती है, तो उनको गालने में हमें बहुत ही ज्यादा उष्मा देनी पड़ेगी। इसका मतलब उनका गलनांक क्या है, उच्च है। सभी धातुओं का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। जैसे हम देखते हैं कि लोहे का गलनांक, लोहा जिसे हम आयरन बोलते हैं, जिसका प्रतीक Fe, उसका गलनांक होता है आपके 1593 डिग्री सेंटीग्रेड। और विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो जिसका बना होता है टंगस्टन, इसका प्रतीक होता है W, जो इसके लैटिन नाम है वोलोरम से आया है। इसका जो गलनांक है होता है आपके 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। अगर करेक्ट वैल्यू पूछे तो 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जितनी भी धातुएं हैं उनका घनत्व क्या होता है, उनका जो गलनांक क्या है, उनका गलनांक उच्च होता है। और कम से कम आपको इन दो धातुओं के जो गलनांक है वो याद रखने। एक तो लोहे का कितना था भाई, 1593 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक विद्युत बल्ब का तंतु जिस धातु का बना होता है टंगस्टन, ठीक है। तो टंगस्टन का गलनांक याद रखना है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड सही वैल्यू है। और लगभग 3500, कभी कभार ऑप्शन में 3500 मिलता है, ये नहीं मिले तो 3500 भी सही करना है। चलिए, और साथ में ध्यान रखना है कि टंगस्टन का जो प्रतीक W होता है, जो इसके लैटिन नाम है वोलोरम से लिया गया, ये भी विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब देखना इसमें भी अपवाद है, और अपवादों से क्या बनते हैं भाई, क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से अपवाद है, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक बहुत ही कम होता है, और ये हमारी हाथ की हथेली पर पिघलना शुरू कर देती है। जैसे ही हम इन धातुओं को अपने हाथ की हथेली पर लेते हैं तो ये पिघलना शुरू कर देती है, क्योंकि ये क्या है, अपवाद है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत ही कम है। यहां तो बात समझ में आ रही क्या है, जो गलनांक वाला जो आपके गुण है, यहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, क्योंकि कभी कभार टंगस्टन का गलनांक पूछ लिया जाता है, या जो इनके अपवाद हैं, जितनी भी धातु उनका गलनांक हमेशा क्या उच्च है, उनको गालने में हमें बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। लेकिन दो ऐसी धातुएं हैं जो हाथ की हथेली पर रखने पर पिघल जाती है, उनका नाम विशेष तौर से ध्यान रखना, गैलियम Ga और CS सीजियम। यहाँ तो बात समझ में आ गई क्या। चलिए, गलनांक जो गुण है इसको हम अधातुओं में पढ़ते हैं। तो मैंने प्रारंभ में बोला था अधात्वे धातुओं के विपरीत गुण प्रदर्शित करते हैं। इनका गलनांक उच्च है तो अधातुओं का क्या होगा, निम्न होगा। फिर इसमें भी कौन आएगा, अपवाद। अपवाद कौन है भाई, वही जो सबसे कठोर है, जो पानी में डूब जाएगा, हीरा। तो अपवाद कौन है भाई, हीरा। हीरे का गलनांक क्या होगा, उच्च होगा, कठोर है ना। हाँ, चलो यहां तो बात समझ में आ गई क्या, यहां तो बात समझ में आ गई। उसको नोट करो। हमने 6 गुणों के आधार पर धातु और अधातुओं में जो डिफरेंस है उसको समझने का प्रयास किया। और भी चीजें पढ़ेंगे। यहां तक नोट करो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक। चलो ये यहां तक नोट कर लिया। चलो मैं इसको रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने।
चलिए अगला गुण लेते हैं उष्मा। उष्मा 7वां गुण है, जिसके आधार पर हम धातु और अधातु में डिफरेंस समझने का प्रयास करेंगे। तो हमें ये याद रखना है, जैसे आप ऐसे समझ लो कि आपने एक लोहे की प्लेट है, वो किसी बर्तन पे रख दी जिसमें पानी आप उबाल रहे हो, तो देखते कुछ समय बाद जो लोहे की प्लेट है वो गर्म हो जाती है। इसका मतलब वो क्या है, उष्मा की सुचालक है, उष्मा को बहुत ही जल्दी ग्रहण कर रही है। तो जितनी भी धातुएं हैं, जितनी भी धातु उष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। उष्मा की सुचालक होती है। जितनी भी धातुएं क्या होती है, उष्मा की सुचालक होती है। सभी धातुएं उष्मा की क्या होती है, सुचालक है। सुचालक का मतलब है उष्मा को फटाक से ग्रहण कर लेती है, उष्मा को फटाक से ग्रहण कर लेती है। यहाँ तो बात समझ आ गई। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन ये बनता है कि उष्मा की सर्वोत्तम सुचालक धातु कौन सी है। उष्मा की सर्वोत्तम सुचालक धातु कौन सी, भाई चांदी है। कौन सी है, चांदी, जिसका प्रतीक क्या होता है, Ag, जो इसके लैटिन नाम अर्जेंटम से आया है, जो इसके लैटिन नाम अर्जेंटम से आया। और उसके बाद कौन है, उसके बाद है तांबा, जिसे हम बोलते हैं कॉपर, जिसका प्रतीक होता है Cu, जो इसके लैटिन नाम क्यूप्रम से आया है। यहाँ तक पता चल गया क्या कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उष्मा की सर्वोत्तम सुचालक धातु कौन सी है, हमारा उत्तर आएगा चांदी। और चांदी के बाद कौन आता है भाई, चांदी के बाद आता है तांबा। ठीक है, चलो अभी हमने पढ़ा कि जो अधातु हैं वो धातुओं से विपरीत व्यवहार प्रदर्शित करती है, तो ये आपके उष्मा की सुचालक होती है। तो अधातु उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। अब कुछ लोग कुचालक का मतलब समझते हैं कि बिल्कुल भी उष्मा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुचालक का मतलब है उष्मा का प्रवाह बहुत ही कम होता है, उष्मा का प्रवाह बहुत ही कम होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कुचालक। जिसमें उष्मा का प्रवाह नहीं होता है उसे हम बोलते हैं उष्मारोधी। अपने दिमाग में से जो गलतफहमी है इसको दूर कर लो। 3 शब्द, सुचालक, उष्मा के संबंध में मैं बात कर रहा हूं, सुचालक, कुचालक और आपके उष्मारोधी। सुचालक का मतलब जिसमें उष्मा का प्रवाह फटाक से हो जाता, जो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है, वो क्या कहलाती है, सुचालक, जैसे सभी धातुएं। कुचालक का मतलब जिसमें उष्मा का प्रवाह बहुत ही कम होता है, जो धीरे धीरे गर्म होती है, उन्हें क्या कहते हैं, कुचालक। जैसे आप पानी गर्म कर रहे हो, उसके ऊपर आपने एक लकड़ी की प्लेट रख दी, तो वो कम गर्म होगी। ठीक है, धीरे धीरे गर्म होगी और कम गर्म होगी। एक लोहे के मतलब प्लेट के आधार पर वो कम गर्म होगी। और उष्मारोधी का मतलब जिसमें उष्मा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है। और उष्मारोधी कौन सा है, एस्बेस्टस। अगर एग्जाम्पल पूछे, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस ऐसा पदार्थ है जिसमें उष्मा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है और उष्मारोधी है। इस कारण जो हमारी जो विद्युत प्रेस है उसमें एस्बेस्टस का उपयोग किया जाता है। मैंने विद्युत प्रेस को पूरा डिस्कस किया था जब हमने विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पड़ा। तो वहाँ पर यूट्यूब पे अपना वीडियो अपलोड कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा विद्युत प्रेस के बारे में वहाँ पे मैंने बताया। यहाँ तो बात समझ में आ गई क्या कि अधात्विक उष्मा की क्या होती है, कुचालक। कुचालक का मतलब है उष्मा का प्रवाह बहुत ही कम होता है और धीरे धीरे क्या होती है, गर्म होती है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, विद्युत के बारे में बात करते हैं कि विद्युत के आधार पर आपके धातु और अधातु में क्या डिफरेंस है। तो जितनी भी धातु है उनमें करंट आता है, जितनी भी धातु है, जितनी भी मेटल, उनमें क्या आता है, करंट आता है। इसका मतलब सभी धातुएं आपके विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। विद्युत की क्या होती है, विद्युत की सुचालक। विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। जितनी भी धातुएं हैं वो विद्युत की सुचालक है। फिर भी इसमें ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कौन है, चांदी। सबसे ज्यादा कौन है भाई, चांदी। चांदी से कम कौन है, तांबा। तांबे से कम कौन है, एल्यूमिनियम। उससे कम सोना, उससे कम निकल, उससे कम टंगस्टन।
सोने को पहले ले लो, फिर एल्यूमिनियम को ले लो। ठीक है, तो ये जो क्रम है, इस क्रम को याद रखना कि विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक धातु कौन सी है, तो आपका उत्तर आएगा चांदी। चांदी से कम कौन है? कॉपर। कॉपर से कम सोना, सोने से कम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कम निकल, निकल से कम टंगस्टन। ये क्रम है विद्युत चालकता का। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? कभी कभार जो जितने भी एग्जाम होते हैं रेलवे के या जितने अच्छे एग्जाम होते हैं एसएससी के, उसमें ये जो विद्युत चालकता का क्रम है वो पूछ लिया जाता, तो इसको विशेष तौर से ध्यान रखना। और सीधा सीधा ये तो क्वेश्चन बनते ही है, विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु का नाम बताए तो आपका उत्तर होगा चांदी। अगर चांदी ऑप्शन नहीं है तो फिर आप किसको उत्तर करोगे भाई? तांबे को करोगे। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? चलिए अगर हम इसका उल्टा देखते हैं, आधातुओं का जो विश्लेषण है, यदि हम विद्युत के बारे में करें तो देखो थोड़ा समझना। मैंने प्रारंभ में एक बात बताई थी, अधात्वे धातुओं के विपरीत गुण प्रदर्शित करती है। तो धात्वे विद्युत की सुचालक, तो अधात्वे विद्युत की कुचालक होगी। तो अधात्वे जितनी भी विद्युत की क्या है? कुचालक है, विद्युत की कुचालक है। लेकिन यहां पर भी क्या है? अपवाद। और उस अपवाद का प्रतियोगी परीक्षा में बार बार जिक्र किया जाता है। बताओ, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट क्या है भाई? कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। और अगर आपको पूछे कि ग्रेफाइट में करंट क्यों आता है, उसका उत्तर है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ग्रेफाइट में क्या होता है? एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, क्योंकि इसमें एक कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर षटकोणीय परतदार संरचना बनाता है। तो कार्बन की संख्या तो 4 होती है ना, तो उस चक्कर में एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? मुक्त रह जाता है। ये भी हमने पढ़ा है ग्रेफाइट। जब हमने आगे हम कार्बन के बारे में विस्तृत डिस्कस करेंगे तो वहां पर कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लिन के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो एक बार यहां पर ऐसा देख लो कि जितनी भी अधातुएं हैं वो विद्युत की क्या होती है? कुचालक। लेकिन अपवाद कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, अर्थात ग्रेफाइट में करंट आता है। और इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि ग्रेफाइट में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? चलिए तो एक बार इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे थोड़ा और चीजें देखते हैं। फटाफट इसको नोट कर लो भाई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। 8 गुणों के आधार पर हमने अभी तक धातु और अधातु में डिफरेंस समझा है। आगे हम और देखते हैं। चलो अगला गुण है 9 नंबर, तन्यता। तन्यता का मतलब है धातुओं को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। जो धातु है उनको पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता। तो धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। सबसे तन्य धातु सोना। सबसे तन्य धातु कौन है भाई? सोना है। सबसे तन्य धातु कौन सा है? सोना। और सोने का प्रतीक पूछे Au, जो इसके लैटिन नाम ऑरम से आया है। जो इसके लैटिन नाम ऑरम से आया, हम तो ऐसा बोलते हैं ना सोना, लेकिन प्रतीक क्या? Au, जो इसके लैटिन नाम ऑरम से आया है। ठीक है। और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। इसको हम एक और रूप से देख सकते हैं, 1 mg मतलब 1 मिलीग्राम सोने से 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। देखो अलग अलग वैल्यू है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार, और अगर ऐसा पूछे कि 1 मिलीग्राम से कितना खींचेंगे भाई? 200 मीटर। ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई क्या कि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। और तन्यता क्या है कि धातुओं को पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षा में आपको पूछे कि सबसे तन्य धातु कौन सी है? सोना। सबसे तन्य धातु कौन सी है भाई? सोना। और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, और 1 मिलीग्राम से 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। हम सोने को भी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे जब हम आगे की धातुओं के बारे में अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे पहले हम कैल्शियम को पढ़ेंगे, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, जितनी भी धातु है उनको अलग अलग डिस्कस करेंगे, तो वहां पर हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। चलिए।
अगर आपको ऐसा पूछे कि सोने के बाद किसका नंबर आता तन्यता के मामले में, तो आपके आता चांदी का, Ag। ठीक है, चलिए अगला गुण हम लेते हैं धातुओं में आघात वर्धनता। आघात वर्धनता, आघात का मतलब पीटना और वर्धनता का मतलब वर्धी होना। धातुओं को जब हम किसी हथौड़े से पीटते हैं तो वो परत के रूप में फैल जाती है, वो प्लेट के रूप में फैल जाती है, उनमें उनके क्षेत्रफल में आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब भी हम धातुओं को पीटते हैं तो उनके आयतन और क्षेत्रफल में क्या होती है, वृद्धि होती है, वो पतली चादर के रूप में फैल जाती है। इस गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्धनता। और आपको पूछे कि सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है आपके सोना, और सोने से कम कौन है भाई, चांदी। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? चलिए, ये तो हमने समझ लिया कि तन्यता और आघात वर्धनता का गुण किस में पाया जाता है, धातुओं में। लेकिन अधातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है भाई, भंगुरता का, भंगुरता। अब आप पूछोगे सर ये भंगुरता क्या होती है, तो आप देखते हो आप कोयले को तोड़ते हो तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इस गुण को क्या कहते हैं, भंगुरता कहते हैं। कि जब हम अधातुओं को पीटते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे क्रिस्टलों के रूप में टूट जाती है। इस गुण को क्या कहते हैं, भंगुरता कहते हैं। आज से ध्यान में रखना है कि अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है, जबकि धातुओं में तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? चलिए, अगर आपको पूछे कि सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु, तो आप बोलोगे सर ऑस्मियम, ऑस्मियम, इसका प्रतीक है OS। ठीक है। सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु उत्तर आएगा लिथियम। चलो, इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ ले सबसे हल्का तत्व है तो उत्तर बदलेगा। सबसे हल्का तत्व कौन है भाई, हाइड्रोजन है। शब्द बदले उत्तर बदल जाएगा। हाइड्रोजन लिख देगा। सबसे हल्का तत्व कौन है भाई, हाइड्रोजन है। तो कुछ बातें हमें याद रखनी, सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे हल्की धातु लिथियम, और सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सबसे कठोर, सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु है आपके प्लेटिनम, Pt। इसका प्रतीक होता है Pt। ये जो कुछ चीजें हमें याद करनी होती है वो आप याद कर लीजिए। चलो, इसको एक बार नोट कर लो। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज की क्लास में हमने धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में जो डिफरेंस उसको समझा, और उसको बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है, उसको कुछ गुणों के आधार पर समझा। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और साथ में अल्फा डिफेंस एकेडमी का जो यूट्यूब लिंक है उसको जितने भी आपके सहपाठी हैं, जितने भी आपके मित्र हैं जो वर्तमान में किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, उन तक शेयर कीजिए, ताकि इस यूट्यूब चैनल का जो लाभ है उन विद्यार्थी तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।